परिचय की मोहताज तो नहीं है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार एक और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और अब राजनीतिक अखाड़े के, राजनीतिक गलियारे के भी सुपरस्टार हो गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और अब से कुछ देर में मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी इस बातचीत की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में कहते हैं कि 3 खानों का बड़ा जलवा है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा में यही हैं 3 खान जिनका पूरी तरह से जलवा है। और अब वो जलवा राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। हम राजनीतिक बातें भी करेंगे और कुछ सुनना भी चाहेंगे आपसे, बहुत सी मिलीजुली बातें करेंगे। रवि किशन जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। कैसा लग रहा है, सांसद बन गए इस बार? पिछली बार जो आपका बैकग्राउंड रहा है गीत संगीत का रहा है, लेकिन अब बिल्कुल फैन फॉलोइंग चेंज हो गई है। एक कलाकार के तौर पर फैन फॉलोइंग बड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन सांसद बनने के बाद जो पब्लिक आपको सुनती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो कैसे इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हम तीनों को यहाँ बुलाया। सो मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद देता हूँ एंड इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको बुलाया, इसी बहाने हम तीनों मिल भी पाए। बहुत अच्छा लग रहा। अभी मैं सीधे शपथ ग्रहण से आपके पास यहाँ आया हूँ। अच्छा ये लग रहा है कि इतना जनता ने अद्भुत प्यार दिया, इतने लाख वोट से जिताया हमको, एक ऐतिहासिक जीत रही। जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ गई है जितनी ज्यादा वोट से हम जीते हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन सेवा का भाव अब बदल गया है। पहले हम इंडस्ट्री के द्वारा, सिनेमा के द्वारा देश की सेवा करते थे, उनको एंटरटेन करते थे। हम लोग शूटिंग करते थे तो कई सौ लोगों का, कई हजार, कई लाखों लोगों का चूल्हा जलता था। अब वही सेवा का भाव बदल गया है। अब 21 लाख की आबादी है गोरखपुर की, अब वो पूरी जिम्मेदारी अब वहां पर आ गई है। तो अच्छा लग रहा है, चूंकि अब गरीबी देखें, हम लोग नीचे से आए हैं तो ज्यादा चिंता नहीं होगी। परिवार की जिम्मेदारियों को लेते थे, अब परिवार बड़ा हो गया। जी दिनेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि एक कलाकार के तौर पर और अब कलाकार टर्न पॉलिटिशियन के तौर पर कैसे आप देखते हैं और किस तरह से दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और हमारे इंडिया नेक्स्ट के जितने दर्शक हैं, आप सभी को। आपकी वजह से आज बड़े भैया का दर्शन हुआ। काफी समय से, जब से सांसद बने हैं तब से दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनको बहुत हम लोग मिस करते हैं। तो आज मुलाकात हो गई भैया से और मनोज भैया से भी अभी मुलाकात होगी थोड़ी देर में जी। बस यही है कि ऐसा लगता है लोगों को कि जब हम सिनेमा में काम करते हैं और पॉलिटिशियन बनते हैं तो हमारे लिए कुछ अलग होता है। पर मैंने जो अनुभव किया सिनेमा में काम करते हुए और बाद में जब मैं राजनीति में आया तो मैंने यही देखा कि दोनों जगह हमारे लिए जिम्मेदारियां सेम है। जब हम फिल्में करते हैं, हम फिल्म बनाते हैं, तो वहां भी हमें यही ध्यान रखना होता है कि जनता की भलाई किसमें है, लोगों की भलाई किसमें है, हम किस तरह की फिल्में चुने, कैसा काम करें कि उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। और वही बात यहां भी है। मुझे लगता है कि हमारे बड़े भैया, आप बड़े भैया की बात कर रहे हैं, आ गए, बड़े भैया मनोज तिवारी जी हमारे साथ आ गए। जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए भी। और मैं चाहूंगा मनोज तिवारी जी ज्वाइन करें हमको। बिल्कुल। तो भोजपुरी के 3 सुपरस्टार एक साथ एक मंच पर इस सेशन मैं इसी त्रिमूर्ति की बात कर रहा था। जब हम बात कर रहे थे ना कि बॉलीवुड में खान और भोजपुरी सिनेमा में ये 3 स्टार, मैं इसी त्रिमूर्ति की बात कर रहा था और अब ये त्रिमूर्ति पूरी हो गई। भोजपुरी सिनेमा के बिग बी भी आ गए हमारे साथ। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। ये माइक है सामने आपका जी। इससे पहले रोहित आप सवाल पूछे, मैं तीनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक के बाद एक। आप तीनों की बीजेपी में एंट्री के बाद एक ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बीजेपी भोजपुरिया हो गई है, भोजपुरी भगवा हो गई है? धन्यवाद दूंगा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को और पूज्य योगी महाराज जी को कि इस संगठन ने हम लोगों को सोचा। इस संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सोचा जब कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने ना ध्यान दिया था। हम लोग खाली एक भोजपुरी इंडस्ट्री थे, तो इन्होंने सोचा। हम रियली ग्रेटफुल टू देम
कि आज उन्होंने हम लोगों को क्या कहते हैं, जमीन से उठा के एक पूरे विश्व में पहचान दी, ना कि सिर्फ भारत में। आज हम लोगों को विश्व में पॉपुलर किया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, इसी सवाल को मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा कुछ। सबसे पहले आपकी एंट्री हुई, बिल्कुल उसी ऑर्डर में बैठे हैं आप। सबसे पहले आपकी एंट्री हुई, फिर आपकी एंट्री हुई राजनीति में, और अब राजनीति में आपकी एंट्री। लेकिन सवाल मेरा कॉमन एक ये है कि भगवा ही क्यों, बीजेपी ही क्यों? मनोज जी, आपसे शुरुआत। एक तो पहले तो नमस्कार सबको। मैं थोड़ा हम जरा देर से आईली हैं, तो जब आईली तब आप लोगों के प्रणाम। आप देर से आते लेकिन महफिल जमा देते। भोजपुरी में जब भी हम लोग भारत के लिए या कोई नारा लगाने की बात सोचते हैं तो हमारा नारा कुछ दूसरा नहीं है, हम सीधे भारत माता की जय बोलते हैं। न तो हम लोग यूपी की जय, न बिहार की जय, ये कभी नहीं होता है। पहला अगर जोश में कोई जयकारा निकलेगा तो या तो हनुमान जी बजरंगबली की जय, और नहीं तो फिर भारत माता की जय। और हम जितने आर्टिस्ट हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। ये तीनों जो बैठे हैं, सब लोगों की स्थिति यही है कि जिस कमरे में हम लोग सोते थे, भैंस भी उसी कमरे में बनती थी। लंबा सा कमरा होता था और हम लोगों को उसको सुगंध मान के चले हैं। लेकिन हम लोग सुरीले हैं, हम लोग बेसुरे नहीं हैं, बेताला नहीं है। इसलिए जो भी सुर में है, हम उसमें जाके सुर की नदी समझते हुए एक महासागर में मिल गए, जिस महासागर का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके महानायक नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत खूब। रोहित, आपने पूछा कि भाजपा ही क्यों, मेरा सवाल ये है राजनीति ही क्यों? क्योंकि जब आप एक अभिनेता होते हैं, मुझे लगता है आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं। जो पॉपुलैरिटी होती है वो अलग होती है। जब आप चलते हैं तो लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगना चाहते हैं, आपसे फोटोग्राफ्स खिंचवाना चाहते हैं। पर राजनीति एक अलग दुनिया है। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप और छीटाकशी की ये दुनिया जो है, आपने क्यों चूज करी? आपको लगता था कि मुश्किल तो होने वाला है ये सफर? देखिए, एक बात बताएं, जीवन में हम लोग पहले परिवार के लिए जीने लगे, फिर परिवार के लिए जिए, फिर सोचे भाई बहन सबको सेटल करते हैं, सबकी शादी ब्याह करवा दें। वो हो गया, फिर कुछ बगल बगल के मित्रों को सेटल किए, फिर एक इंडस्ट्री लगाए, तो उससे 50,000 परिवार का चूल्हा जला। हम लोगों को उस इंडस्ट्री ने, भोजपुरी ने इतना दिया जो हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे। ठीक, अब ये हो गया जीवन। अब हम लोग जीवन के उस पड़ाव पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम टू पे बैक, जहां आप नेचर को, समाज को, सोसाइटी को वापस आपको लौटाना है, जो सोसाइटी ने आपको, समाज ने और प्रकृति ने दिया है। अब वो लौटाने के लिए आपके पास इतने पैसे तो नहीं होते, ना इतनी सेवा करने के आपके लिए बल चाहिए, आपको पद चाहिए, आपको ताकत चाहिए। और वो मौका जब मिलता है आपको, और वो जब बुद्धि विवेक जागता है, तो आपको लगता है कि राजनीति आए। और वैसे वो यूपी बिहार के जैसे खून में हम लोग बचपन से, हमनी के बाबू जी भी अब ही राजनीति में ही दाव चला था, अब ई भाई हो, अब बैठ के भोरे से लेके संझा लेकर अखबार खोल दिए और मर्दे ई पंचायत में ई प्रधान जीती हन ना, ई जीती वो जीती हो। तो वो सुन सुन के पगलाए थे हम लोग बचपन से। जब मौका मिलल तो हमनी पूरा भीड़ गई नहीं जा। अब ओकरे बाद हम लोग आज सेवा करने के लिए सामने हैं और भगवान साथ दें। देखिए, निगेटिविटी में भी हम अभी शपथ ले रहे थे, तो एक जनाब थे विरोधी पार्टी के, हमको बड़ा दुख हुआ। वो ऐसी उम्र दराज आदमी, पता नहीं, हमको पता चला 4-5 बार पार्लियामेंट में सांसद बने, 4-5 बार, और उम्र की आखिरी दिया उनका चल रहा है, कभी भी बुझ जाएगा, ऐसा दिया था वो। लेकिन वो आज अचानक क्या बोले कि वंदे मातरम को लेके उन्होंने कुछ शब्द, अपशब्द इस्तेमाल किया। इतना दुख हुआ हमको कि जरूरी नहीं कि सफेद बाल और सफेद दाढ़ी, यार 5 बार सांसद हैं या 10 बार, पता चला कि कितना बड़ा बड़ा पगला लोग भी होता है। तो पगलापन की वंदे मातरम और भारत माता की जय को धर्म से जोड़ के आज एक उन्होंने संसद के हमारे पार्लियामेंट में एक शब्द का इस्तेमाल किया। आई वाज वेरी हर्ट। तो इस तरह के भी मेच्योर लोग होते हैं। तो आज लोगों को पता चला, जब हम लोग जीते, हम लोग आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये सिर्फ नाचने गाने वाले नहीं है, लोग नचनिया नहीं है,
ये लोग गंभीर लोग भी हैं। ये लोग भी जिम्मेदारी का एहसास, और हम शायद बहुत ज्यादा ये विरोधी दल के लोगों से, जो उनके सांसद हैं, उनसे कुछ ज्यादा हम लोग गंभीर हैं। तो और इसका एक कारण और है जी, जैसे आपने कहा ना कि हम यही राजनीति में क्यों आ गए। जैसे हम लोगों ने, एक गीत है हमारे यहाँ कि टूट ही पलनिया अन्हार भैले सजना, ललकी किरनिया उधार ले ले अईहा, अगम छा में बांधी के बहार ले ले अईहा। अब हम तो कल तक गाते थे ना, हम सोचते थे गा दिया हमारा काम खत्म हो गया। अब हमने सोचा हम गाएंगे भी, समस्या उठाएंगे भी, बोरा भर के समस्या उठाएंगे और बोरा भर के समस्या का निदान मोदी जी से करा के लाएंगे। इसलिए राजनीति में बड़ा सुरीला जवाब आपने दिया है, पर बिल्कुल। आपके और दिल के क्या करीब है, राजनीति या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। ये राजनीति शब्द का हम लोग परिभाषा ही बदल दिए हैं। अब हम राजनीति में हैं ही नहीं, हम तो समाज नीति में हैं। पहले होता था ये, हम राजनीति में नहीं हैं, हमारी तो समाज नीति है। और समाज को हम सुधारेंगे, हम भी सुधरेंगे तब समाज सुधरेगा। हम केवल सुधारने वाले नहीं हैं, पहले हम सुधरने वाले हैं। तो हम समाज नीति में हैं। और पहले लोग कहते थे हम लोग, ये तो कितना फिल्म कर लिया आप, 600 फिल्म कर लिए, तो हर कितना भइल हो, इनका 100 गो भइल, हमरो 98 वो हो गिल बा। तो हम लोग जहां बैठते थे ना, एक ही लाइन सुनते थे, ओ डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स। आज नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने, अमित शाह जी की योजनाओं ने, भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोशिशों ने आज कहना शुरू कर दिया है, वी वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहते हैं, वो समाज नीति में हम लोग हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि हम आए भी हैं और हम बहुत कुछ करके फिर और लोगों को आने के लिए निमंत्रित भी करेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो त्रिमूर्ति मेरे सामने बैठी है, ये तीनों जो है, ये त्रिमूर्ति का बीजेपी का मिशन पूर्वांचल है? अब आप कहे हैं तब मुझे पता चल रहा है कि हम लोग भोजपुरी क्षेत्रों से हैं। हम तो पूरे देश हैं। हमारे तो चुनाव में ड्यूटी हम लोगों की जम्मू कश्मीर में भी प्रचार करने के लिए लगती है, पश्चिम बंगाल में भी लगती है, पिछले 5 साल से लग रही है, यूपी बिहार में तो जाते ही हैं, दिल्ली में भी हम लोग हर जगह प्रचार करते हैं। दिल्ली का तो प्रदेश अध्यक्ष ही बना दिया गया है, महाराष्ट्र में हम प्रचार करते हैं। हमारे लिए देश है। हमने सोचा ही नहीं कि ये आज हमारे भोजपुरी भाषी 12 कंट्री है, 12 कंट्री, 30 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं और समझते हैं। हम जब 7 समंदर पार भी हैं जी, तो हमारी ये फीलिंग ही नहीं है कि हम एक क्षेत्र से हैं। हमारा तो हमारे यहाँ ही कहा गया है, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के चल रहे हैं। अच्छा, निरहुआ जी बहुत कम बोल रहे हैं, इसलिए आपसे भी सवाल पूछते पूरी दुनिया को अपना परिवार मान के चल रहे हैं। अच्छा, निरहुआ जी बहुत कम बोल रहे हैं, इसलिए आपसे भी सवाल पूछते। बात राजनीति की हो ये रही है। करेला हमेशा हमने के लगा के चुप हो जाला, बाद में मजा ली। सर, मुझे सवाल निरहुआ मुझे क्लियर लगता है से मुझे पूछ लगता है ले। कि अभी मनोज जी ने जब शुरुआत करी दी है, सुर संगम छेड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि पहले निरहुआ जी से हाँ, पहले एक सरगम नगमा वो सुन भी लेते हैं। छेड़ दें, फिर हाँ, उसके बाद एक सवाल आप हो भी जाए। जरा थोड़ी सी ताल छेड़ दीजिए, फिर उसके बाद और बात करते हैं। देखिए, पहले सबसे तो इंतजार कर रही है। सबसे पहले तो जो सवाल आपने किया था कि आप लोग राजनीति में क्यों आए, और राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों आए, तो जो हम लोगों की सोच है, एक कलाकार के रूप में जब हम काम करते हैं तो बड़े ही भावुक होते हैं, हम दिल से सोचते हैं, तो ही हम उन भावों को पर्दे पे उतार पाते हैं और लोगों के दिलों तक वो हमारी भावना पहुंच पाती है, क्योंकि वो दिल से हम सोचते हैं, फिर उसको एक्टिंग करते हैं हम। तो हमारे दिल से जो इस देश के प्रति भावना है, वही भावना हमको मिली भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इस बात को सभी लोग मानेंगे, एकमात्र ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में जो दल से ऊपर देश को रखती है। तो जो दल से ऊपर देश को रखे,
ऐसी ही पार्टी हो सकती है जिसमें एक कलाकार जाएगा। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कारण ये रहा हमारा। और दूसरी बात कि राजनीति में क्यों आए हम कलाकार होते हुए। जब हम अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए जाते हैं अपने दर्शकों के बीच में, तो हमारे दर्शक जो हैं उनको सिर्फ ये नहीं लगता है कि हम फिल्म देखते हैं तो ये फिल्म का ही हीरो है, पर्दे पे एक्टिंग कर रहा है। उनको लगता है कि हमारी हर समस्या का समाधान इसके पास है। हम जाते हैं जब थिएटर में मिलने के लिए, तो वो फिल्म की बात छोड़ के अपनी समस्या हमसे कहने लगते हैं कि हमको ये समस्या है, हमारे गांव में ये नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो पहले मनोज भैया आए थे, अब हम अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आप प्रचार करो, वहां से फोन इनको करते थे कि भैया यहाँ पे ये समस्या है, आप देखिए कैसे होगा। तो ये सुलझाते भी हैं, करते भी रहे हैं। जब बहुत ज्यादा इनको हम परेशान करने लगे तो ये बोले अकेले मैं कितना करूंगा, तुम लोग भी आओ यहाँ पे। तो ऐसे पॉलिटिकल डेब्यू आपका ऐसा हो गया कि दोनों बड़े भाई आ गए हैं तो मुझे भी आ जाना चाहिए। बड़े भैया तो आए ही पहले, उनको हम लोगों ने इतना उनसे काम करवाया, इतना उनसे कह के लोगों की मदद करवाई कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इतना है लोगों को लग ही रहा है तो हम सबको आना चाहिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि ये लोग हैं और इनको लाया जाए, तो इसलिए ही लाया गया हम तीनों को। और हम तो बहुतों को कहते हैं, हम बोल रहे हैं, हम आपको भी बोलेंगे, हम कार्तिक भाई को भी बोलेंगे। जो भी ऐसा सोचता है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, हम तो पार्टी हैं, इसलिए जैसे दिनेश ने कहा कि पार्टी से बड़ा देश, लेकिन आपका चैनल है, आपके चैनल के लिए भी यही भाव है कि हमारे चैनल से बड़ा देश, हमारे बिजनेस से बड़ा देश। ऐसा जो भी सोचता होगा वो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में आएगा, और जब ऐसा सोच के आएगा तो बीजेपी के अलावा कहीं जाएगा ही। मैं एक बात और कहना चाहता हूं भैया जी। अभी मैं कल ही एक किसी कलाकार का इंटरव्यू देख रहा था और वो कह रहे थे कि मैं कलाकार हूं तो मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है, मैं राजनीति में क्यों जाऊं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, इस पार्टी के भी हैं, उस पार्टी के भी हैं। तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा ये समझना चाहिए कि आप कलाकार हैं या आप व्यापारी हैं या आप शिक्षक हैं या आप पत्रकार हैं, आप किसी भी पेशे में हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, अगर आप हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपको कभी इस देश के लिए खड़ा होना पड़े तो अपना कार-बार छोड़ के आपको खड़ा होना चाहिए, आपको जाना चाहिए। ये नहीं कि आप कलाकार हैं, आप किसी एक पार्टी में जाएंगे तो बाकी लोग आपको कहेंगे, गाली देंगे या आपको देखना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आपको लगे, आपको दिल से लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे मेरी जरूरत है कि कुछ लोग देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए कुछ लोग गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जाके देश के हित में कुछ भी योगदान दे सकते हैं तो आपको जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो रोहित, जैसे आपने कहा था सुरों की महफिल तो होनी ही चाहिए। तीन भोजपुरी सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं, अब राजनीति के गलियारे के सुपरस्टार हो गए, पर सुरों की अगर महफिल हो जाए सर, अगर बुरा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे आपके तमाम फैंस मौजूद हैं और इच्छुक हैं कि कुछ तो आप भोजपुरी अंदाज में सुनाएं। शुरू करने से पहले मैं खाली एक शब्द, चूंकि अब लाइव हम जा रहे हैं और पूरा देश देख रहा है जी। एक, चूंकि हम तीनों उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वो वहीं से हम लोग सुपरस्टार बने। बिहार में जो 124 बच्चों की मृत्यु हुई दिमागी जो एक बुखार कहा जाता, जो गोरखपुर में भी, उससे, लेकिन इस वक्त मात्रा हम लोगों ने काफी कम कर दी। अब वहां एम्स आ गया 87% का। तो हम उन सब के लिए एक दुख व्यक्त करते हैं और भगवान करे कि ये मौतें कम हो उन बच्चों की। अब हम लोग वी कैन स्टार्ट नाउ। या सॉरी मनोज जी, मनोज जी से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो गांव में जैसे हम लोग होश संभालते हैं ना, तभी से हम लोगों को संगीत की शिक्षा मिलने लगती है। वो भारत की संस्कृति में है शायद। जैसे एक गीत जो हमारे बाबूजी ने हमको सिखाया, समस्याएं बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन ऐ मन हारना नहीं है। चलो उठो, खड़े हो, लड़ो, हम इस पे जीतने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहां एक गीत गाया जाता है,
कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहां जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। वहीं से शिक्षा मिलती है। गलत करने के बाद क्या होता है, जैसे कुछ अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग हों, जैसे सब अगर इस टाइप के लोग हैं तो उनके लिए भी हमको बचपन से सिखाया गया है कि जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ये हम लोगों का, तो मैं बताऊं ना, भोजपुरी क्षेत्र जो है वहां जन्म लेते ही पता नहीं किसी और जगह पे, हमारे यहां बच्चा पेट में आता है ना, गर्भ में, तभी सोहर गाने लगते हैं कि गाव गाव मिल के बधैया बधैया गाव सोहर हो, काल्हे बबुआ के होई है जन्मवा, महल उठी सोहर हो, काल बबुआ के होई है जन्म। मैं समझता हूं संसार में कोई संस्कृति नहीं जहां गर्भ धारण हुआ और मां का गीत वो सूप में फटक रही है, गेहूं फटक रही है, चावल फटक रही है, गा रही है, प्रकृति से समझ जाती है, दुल्हन के भाव से समझ जाती है कि हमारे घर में खुशहाली आने लगी। वहां तो संगीत पूछिए ही मत। हमारे यहां तो मरने के बाद का भी गीत है। नहीं, वो तब गाएंगे जब हम अरविंद केजरीवाल साहब बैठेंगे फिर। हाँ, लेकिन ये तो सत्य है कि वो गाना तब के लिए बचा के रखो, क्योंकि बहुत बुरी तरह वो हारने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा था, महागठबंधन का आप लोग मेरे पुराने सब इंटरव्यूज उठा लो कि इन लोग का स्वाहा होगा। हम वहां बोलते थे महागठबंधन के स्वाहा, ये बिरादरी खातिर कबो कुछ ना कैले, ऐसे गठबंधन के स्वाहा, ये वंशवाद के गठबंधन के स्वाहा। तो पब्लिक बोलती थी स्वाहा, फिर हम बोलते थे बोला हो तो बोलते थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये केजरीवाल के भी स्वाहा हुई, आप लोग देख लिया, और बहुत बुरी तरह स्वाहा। नहीं, केजरीवाल के नहीं, केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर। हाँ, उनके पार्टी के स्वाहा हुई, व्यक्ति के नहीं सुना हो उनको, मतलब कुछ भोजपुरी अंदाज में आपने सुनाया नहीं, आपके फैंस इंतजार में। भैया, गठबंधन जब से टूटा है, आप लोग पता नहीं यूपी गए कि नहीं गए। यूपी में आजकल एक ही गाना गा रहे हैं सब लोग, दर्द दिल के बढ़ा के गईल, बड़ी तोहमत लगा के गईल, आई लही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी अंगूठा देखा के गई। कल हमको अखिलेश जी मिले थे, कल अखिलेश जी मिले थे दिनेश। अच्छा, तो काफी दिन से हमको देख करके दूसरे तरफ देखने लगते थे। कल मिले तो अचानक घूम के, तो हमको ऐसा लगा ऐसे कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से बचे हैं, मैं आपको जल्दी आपसे वो ये कह रहे होंगे भैया वो ये कह रहे होंगे कि हम तो जीत के आ गए, हमारे साथ कोई बैठने वाला नहीं आया है, भैया आप साथ दे दो। ये हुआ है। दिनेश लाल यादव के लिए तालियां बजनी चाहिए इस बात के लिए। हमने चुनाव के 2 दिन पहले एक लिखा था, अपने ट्विटर पे कविता लिखी थी कि पूर्वांचल के गली गली में मोदी मोदी गूंज रहल बा, जाति पाति के गिरल देवलिया, सब विकास के पूज रहल बा, महामिलौटी गिरल बनौटी, सब अपने में जूझ रहल बा, हर हर मोदी घर घर मोदी, सबके फुलवे सूझ रहल बा। इस लाइन में क्या बात है, दिनेश लाल यादव का बड़ा योगदान रहा है। जिस समय इन्होंने ये डिसीजन लिया, मैं समझता हूं वो बहुत बड़ी एक कहानी है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यू आर ऑलवेज विनर फॉर। थैंक यू भैया।
बिल्कुल, चलिए इसी पर सवाल मैं दिनेश जी से लेता हूं। दिनेश जी, जब आप को अभी एंट्री हुई राजनीति में और आपको सीधा अखिलेश यादव के सामने उतार दिया गया, तो मतलब आपने इसको किस तरीके से इसको लिया? क्योंकि यूपी में तो बड़ा कद है अखिलेश यादव का और उनका गढ़ है आजमगढ़, जहां से आपको चुनाव लड़ाया गया। तो क्या उस वक्त दिमाग में चल रहा था? हालांकि एक चीज है कि आप स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के, और एक स्टार होता है उसके साथ कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग होती है, तो क्या वो सब चीजें चल रही थी आपके दिमाग में? नहीं सर, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। राजनीति में तो अब मैं आया हूं, फिल्मों में रहा, और उसके बाद हमारी एक क्रिकेट टीम भी है भोजपुरी की। उसके कैप्टन हैं हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी। बैटिंग करते हैं बॉलिंग? और हमारे रवि भैया मेंटर हैं हमारी टीम के, और हम लोगों को जो है इनसे ही बड़ी प्रेरणा मिलती है, और मैं वाइस कैप्टन हूं। तो जब भी हम किसी टीम से खेलते हैं और सामने कोई बहुत बड़ी टीम मिल जाती है, तो दोनों भाई हमको जिम्मेदारी ये देते हैं कि तुम कैप्टन को घेर लो, बाकी सबको हम देख लेंगे। तो यहां भी वही हुआ जब आजमगढ़ में बड़े भैया अखिलेश यादव जी, जो गठबंधन के, बिल्कुल सही बोल रहा है, गठबंधन के जो कैप्टन थे, भैया ने कहा कि तुम्हारा काम है इस कैप्टन को घेरो, और ऐसा घेरो कि पूरी टीम इसी को बचाने के लिए आजमगढ़ आ जाए। और हुआ भी यही। जब आजमगढ़ में ताली बजाने वाली बात है। आजमगढ़ में जब मैंने उनको घेरना शुरू किया, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से रिकॉर्ड बनाऊंगा, 5-6 लाख वोट से जीतूंगा। फिर जब एक हफ्ता बीता तब बोले कि नहीं, 2-2.5 से जीतूंगा। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, जब वोटिंग हो गई, तो हम लोगों ने उनको ऐसा घेरा था कि वो इलेक्शन कमीशन में जाके बोले कि मैं इस चुनाव को मानता ही नहीं हूं, मैं मानूंगा ही नहीं। तो युवक क्यों नहीं मानेंगे भैया? तो उनको पूरी तरह लग गया था कि मैं यहां जीतने वाला नहीं हूं, क्योंकि वहां जो लोकल उनके नेता थे, उन लोगों ने जो उनको रिपोर्ट दिया था कि मुश्किल है, पर उनको भरोसा रखना चाहिए था। मैंने उस समय भी कहा था कि आप भरोसा रखिए, ईवीएम मशीन को इतना दोषी मत बनाइए, नहीं तो जीतने के बाद क्या कहेंगे आप? अगर आप जीत गए तब क्या कहेंगे? तो मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी तरह निभाने की कोशिश की। मैं गया वहां पे, कैप्टन को घेरा, और उनकी जो पूरी टीम थी वो आजमगढ़ में आके बैठ गई थी। आपकी कहानी मुझे बिल्कुल वैसी लग रही जैसे स्मृति जी को पिछली बार राहुल गांधी जी के अगेंस्ट उतार दिया था और उनको घेरा था, उस घेराबंदी में थोड़ी सी कमी रह गई थी, लेकिन इस बार जाइंट किलर बन गई। अगली बार कहीं आप वही तो नहीं चल रहा आपके दिमाग में? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि उसमें 1-2 चीजें और थी जी। एक शायद लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जो भी अरविंद केजरीवाल से गले लग के मिला, आप पूरे देश में अपना समीक्षा शुरू करिए, चाहे ममता बनर्जी की समीक्षा करिए, चाहे अखिलेश यादव की समीक्षा करिए, चाहे लालू जी के परिवार की समीक्षा करिए, जो मिला वो गया। आज आप अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा याद कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं, तो इतिहास याद करेगा। नहीं, हम नहीं, तो इतिहास याद करेगा। आने वाले समय में फिल्म भी बन सकती है, एक था। अच्छा निरहुआ जी, क्या कमी रह गई? मैंने देखा है चुनाव प्रचार में भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, रिक्शा पे आप निकली और इतनी भीड़ उमड़ती थी, इतने चाहने वाले हैं आपके, सुपरस्टार हैं, क्या कमी रह गई? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं आपको कि आपको गाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम सही जगह चुनाव लड़ा था, और मैंने कहा ना कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी उसको मैंने पूरी तरह निभाया, और मेरा जो काम था वो मैंने किया। और ये सच है, आप पता करेंगे तो हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार आके आजमगढ़ में बैठा था उस सीट को बचाने के लिए, और बाकी अपनी सारी सीटें हार गए। तो गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू का भी वही हुआ। हाँ वो भी घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो निशाना था वो गठबंधन था। हम जब चुनाव लड़ने गए थे तो हम ये लोगों से भी यही बात कह रहे थे कि ये जो गठबंधन बनाया गया है,
ये जिद पे अड़ गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को आने नहीं देंगे, तो हम लोगों ने भी जिद ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को जाने नहीं देंगे। तो हम इसलिए चुनाव लड़ रहे थे और गठबंधन को फेल करना हमारा मकसद था और उसमें हमें कामयाबी मिली है। ठीक है। अच्छा, ये सोच ही हराती है ना कि सब लोग मिलके क्या करना है, क्या है, मोदी को हराना है। अच्छा मोदी जी आपको क्या करना है? मुझे देश को जिताना है। वाह, देश समझदार है सर, जो डिसीजन ले लिया वो ले। अच्छा रवि किशन जी बड़े चुप चुप से हैं, मुझे लग रहा है कुछ दिमाग में चल रहा है आपके रवि किशन जी। नहीं काम का बड़ा जोर है क्या? नहीं, देखिए सुनिए, वो सीट जहां से मैं जीता हूं जी, जहां से मोदी जी और योगी जी हमको जिताए हैं, गोरखपुर हमको जिताया, वो सीट बहुत अहम सीट है। वो सीट पे पूरे देश की नजर वाराणसी और गोरखपुर पे भी रही है, आप लोग पूरा देश जानता। अब वहां की समस्याएं और वहां की चीजों को रोज, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूं यहाँ पे, हम अपने मुंबई घर भी नहीं जा पाए जब से हम चुनाव जीते हैं। ताली बजाने वाली बात है। अभी तक सच में रवि जी अभी बॉम्बे नहीं गए, भाभी का फोन हाँ, आया। तो अभी तक नहीं, परिवार भी यहीं आ गया है। तो, हाँ, बिकॉज एक बार बताएं, मजाक नहीं है ये। चुनाव जीतना अब एक्चुअली अब शुरू हुआ है। जीत जाना एक बात अलग है, जीतने के बाद आप क्या करते हैं। नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है स्टार्स का कि चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कभी कभी आते हैं। आपकी बात से लग रहा है कि आप कभी कभी जाएंगे वहां से। हाँ, वैसा हो गया, मैंने वहां मकान ले लिया, मेरा कार्यालय रोज चलता है, मेरे लड़के वहां पर सारे मेरे जनप्रतिनिधि बैठते हैं वहां पे, हर क्षेत्र में हर ब्लॉक में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप। मैं 24/7 मोबाइल पर अपने कैमरे से देखता रहता हूं अपनी ऑफिस को। सारे कंप्लेंट्स ट्विटर पे आते हैं, तुरंत उसके सोल्यूशंस करते हैं, एकदम एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि वो महाराज जी की सीट है, वो मंदिर की सीट है, वहां पर एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत गलत होगा। क्योंकि चुनाव हम मोदी जी योगी जी के नाम पर जीते हैं और उसके बाद उस सम्मान में दाग लगना, कलाकारों की कौम पर दाग लगता है, वैसे ही हम लोगों को बड़ा हल्के में लिया जाता है, अरे कलाकार लोग हैं। लेकिन लोगों को इतिहास थोड़ा जानना चाहिए। एक एनटी रामाराव थे और एक एमजी रामाचंद्रन थे, तमिलनाडु से थे, एक आंध्र प्रदेश से थे, जयललिता जी भी थी, विनोद खन्ना साहब 4 बार थे गुरदासपुर से। तो एक इतिहास रचा है कलाकारों ने, लेकिन उनको लोग भूल जाते हैं। हम लोग बड़ी सेंसिटिव कौम है, कलाकार की कौम बड़ी सेंसिटिव होती है और सब कुछ देख कर यहाँ आए, दुनिया देख के आए, मिट्टी के घर से वहां पहुंचे, वहां से यहां आए। तो सोचिए पूरी एक हमारी यात्रा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूं, तो मुझे पूरी एक वो लड़ाई पता है। तो जब इंसान रेंग कर ऊपर आता है तो उसको जिंदगी के सारे धूप छांव, तूफान, बिजली, बादल सब पता है और बहुत गहराई से पता है थोड़ा। और अब गंभीर भी हो गया, थोड़ा गहराई भी है और सारे कलर्स तो काफी कुछ देख लिए, 600 फिल्म समझ रहे हैं आप, हिंदी नहीं पूरा पैन इंडिया काम करता हूं, तो बहुत कुछ देखा है। अब सेवा का मौका मिला है तो आपने सही पकड़ा कि हाँ सोच बहुत रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा एक चीज और, क्योंकि आप लंबे वक्त आपने वहां पे प्रचार किया, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने प्रचार किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को आपने महसूस कर लिया होगा, नोटिस भी कर लिया होगा कि हाँ भाई यहाँ ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपने प्रायोरिटीज भी अपने डिसाइड कर ली होंगी। तो आपका इनिशियल टारगेट क्या है आपके संसदीय क्षेत्र को? सबसे पहले लड़कियों के लिए वहां पर एक डिग्री कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन, एक मैंने कॉलेज बढ़िया सा एक लड़कियों के लिए बनाना, ओनली फॉर गर्ल्स। ये एक देखा, रोजगार के लिए फिल्म इंडस्ट्री देखिए, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक भी इंडस्ट्री नहीं, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री साल में 100-125 फिल्में बनाती है। वहां तेलुगु की शूटिंग यूपी में होती है, हिंदी फिल्मों की शूटिंग होती है, इतनी शूटिंग्स वहां पर होती है। उनके पास कोई छत नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये क्राफ्ट, ये मेरा सपना 19 साल से, ये क्राफ्ट सीखना, क्योंकि हमारी भाषा भोजपुरी की हम लोग शूटिंग हम लोग मुंबई में करते हैं, मुंबई में इंडस्ट्री, ये क्राफ्ट सिखाना चाहता हूं। महाराज जी ने मुझे इसके लिए ओके कर दिया है, मुझे 150-200 एकड़ जमीन चाहिए, और ये वो हो जाएगा तो हमेशा के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और रामोजी स्टूडियो की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार होगा और रोजगार बहुत मिलेगा, जहां बच्चे तैयार होंगे सिनेमा के हर क्राफ्ट में, ना कि सिर्फ एक्टिंग की विधा में। सिनेमा से जुड़ी बहुत सारी विधाएं जी, उसमें संगीत है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, मेकअप है, लाइट्स है, एवरीथिंग, ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, साउंड है, डिजाइनिंग है, मेनी ऑफ द थिंग्स, अनगिनत बच्चों को काम मिलेगा।
वही हमेशा ये मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो शुरुआती लड़ाई थी वो यही थी। मनोज जी, आपका भी कुछ ऐसा कुछ प्लान है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने आपको पहचान दी है, कुछ ऐसा आपके मन में चलता है कि उस इंडस्ट्री के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, उससे एक तो उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा प्लस रोजगार के अवसर मिलेंगे? अभी कुछ दिन पहले मेरे पास दिव्यांग खिलाड़ी आए जी, और दिव्यांग खिलाड़ी इसलिए आए कि यहां के मुख्यमंत्री ने उनसे जो वादा किया पूरा नहीं कर रहे थे। अब मैं एक ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी में हूं जहां 21 साल से हमारी पार्टी सरकार से बाहर है, और स्थिति यह है कि हमारा दिल्ली पानी के लिए तरस रहा है। हम यहां बैठ के वो पेन नहीं समझ सकते। हम इस स्टूडियो में बैठ के वो समझ ही नहीं सकते कि एक टैंकर के इंतजार में 300 लोग 3-3 दिन इंतजार कर रहे हैं। आने के बाद मारपीट होती है, लाठी चलता है, और लोग, कई घटनाएं आई कि आपस में मार के मर गए। बिल्कुल हुई है सर। उस दिल्ली में हम देख रहे हैं कि न तो कोई, ये फिल्म तो बहुत खुशी के बाद आती है सर। कहते हैं ना कि जब आपके पेट में आग लगी हो ना, तो फिर बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। हम उस दिल्ली में हैं जहां पानी के लिए, जहां पे फ्लड के नाले ऐसे हैं कि आपके घर के बगल में तो घर से आपको सारे शीशे लगाने पड़ते हैं, इतनी तकलीफ है। उस शहर में, हमारा प्रदेश में हमारी प्रायोरिटी थोड़ी अलग है। मैं पहले ऐसे ही सोचता था जैसे रवि भाई कह रहे हैं, बट हम उसमें इनके सहायक होंगे। दिल्ली में हम चाहते हैं कि दिल्ली में हमारा एक विजन है यमुनोसा। यमुना में हर साल पानी आता है, लेकिन हम पानी को रोक नहीं पा रहे। मुश्किल से 250 से 300 करोड़ के प्रोजेक्ट में हमारे पास जमुना रूपी वरदान है दिल्ली में, कि हम उसको, अब वो हम करने वाले हैं। हमारा विजन है कि हम दिल्ली के घर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, और यमुना जी सोनिया बिहार के बाद ओखला तक हम उनको ऐसी यमुना लबालब बनाएंगे जिसको हम एक नया बैंक बनाएंगे, और दिल्ली से निकलने वाले हर नालों की अलग नहर होगी। यमुना में कोई टच नहीं करेगा, उसको जाके आगे हम एसटीपी प्लांट से शुद्ध करेंगे। और यमुना में यमुनोसा, उसमें दुनिया की सारी बोट चलाएंगे। 80 फीट भरी हुई लबालब जमुना जी होगी, पानी की किसी की दिक्कत नहीं होगी। हमारा ये विजन है और हम ये करके दिखाएंगे। यही हम दिल्ली से 5 साल का समय चाहते हैं। अच्छा, एक चीज है, आपने क्योंकि दिल्ली की बात छेड़ी है, तो अब दिल्ली में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। सर आ गया सर। पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हमने देखा, अब हमने लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा, तो बड़े सस्पिशियस टाइप के रिजल्ट हैं कि वहां पर 67 सीटें उनको जिता दी, यहां 7 सीटें आपको जिता दी। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2020 में, क्योंकि अभी मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बस फ्री और मेट्रो फ्री? देखिए, सिचुएशन बदल गया है। 2013-14 में दिल्ली को नरेंद्र मोदी से भी आस थी, अरविंद केजरीवाल से भी आस थी। नरेंद्र मोदी देश के विश्वास बन गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभिशाप बन गए। आज के डेट में दिल्ली को अगर कुछ फ्री चाहिए तो सिर्फ एक चीज चाहिए, आम आदमी पार्टी से फ्री कर दो। वाईफाई फ्री 54 महीना हो गया मिल रहा था, बसों में मार्शल फ्री मिल रहे थे, नए स्कूल मिल रहे थे, पानी फ्री मिल रहा था। पानी के लिए हर गली में, इस समय भी जब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं तो मैं अपने 14 जिलों में अपने जिलाध्यक्षों को लगाया हूं, जरा सा सरकार का ध्यान खींचो। तो यहां पे फ्री, आप सोचिए कैसा कैसा झूठ परोसा जाता है। हम कह रहे सबसे पहले बस को फ्री कर दो ना, किस बात का इंतजार कर रहे हो 3 महीने का, 4 महीने का? आप मालिक हो, आप परसों दिन से कर दो ना। आप ये फिर 4-5 महीना क्यों समय डालते हो? क्योंकि तुमको पता है 3-4 महीने बाद चुनाव होगी, फिर आके कहोगे क्या करे, चुनाव ही हो गया, आचार संहिता लग गई ना। दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ एक चीज
फ्री से संबंधित है, आम आदमी पार्टी से दिल्ली को फ्री कर दो। हम 5 साल में दिल्ली को सपनों की दिल्ली बनाएंगे। अच्छा, सर इसी सवाल कई थे रोहित, हाँ। मुझे लगता है इतने सवाल थे, पर राजनीति से हटकर भी सवाल पूछ लेते हैं। वैसे मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था सर, जिसमें आपने कहा था कि जीवन इतना आसान नहीं रहा। किसी ने आपसे पूछा था कि दिल्ली की जनता आपको क्यों वोट करेगी, और आज का दिन है जब आपने 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीता है। तो अब आपने उसमें कहा था कि बड़े संघर्षों से आपका जीवन कटा है, बड़े संघर्षों के बाद आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको लगता है उसने बेहतर राजनेता बनाया? आखिरी सवाल, और उसके बाद समय थोड़ा कम है तो रैप अप करना होगा। देखिए, हमारा संघर्ष की कहानी इन दोनों हमारे भाइयों से मिलती है। और हम तो अभी गर्मी का मौसम है ना, हम तो 24 साल तक छत पर ही सोते थे, गर्मी में भी। पानी, पहले शाम को पानी उदाते थे, फिर आग निकलती थी छत से। अब बारिश हो जाती थी तो फिर उसी भैंस वाले घर में हम लोग 4-4 किलोमीटर पैदल जाके पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन, एक बच्चा जो तीसरे क्लास में पढ़ता है और 4 किलोमीटर पैदल जाता हो, आता हो। उसके बाद जब हम यहां आए, हम लोगों को 24 साल बाद पहली साइकिल खरीदने का मौका मिला। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सब की वही कहानी है जी। हम एक ही लाइन पे आज यहां हैं कि जैसे हमारे गांव में कहते थे ना कि गांव छूटल, घर छूटल, माई बाप बूढ़ छूटल, पंखा चलत होखे चलवो शहरिया में, एही खातिर आई गईली गांव छोड़ शहरिया में। मां पंखा जलती थी, खाना खाने बैठते थे, किसी यहां बैठे हुए लोग भी होंगे। तो हमारा तो संघर्ष, लेकिन उसी संघर्ष ने हमें ये तपाया है कि हम दिल्ली में 20 दिन हम झुग्गी में रहे, स्लम में 14-14 घंटा रहे। और अरविंद केजरीवाल जी को कहे, भाई यू आर चीफ मिनिस्टर, यू आर मालिक ऑफ दिल्ली, आ जाओ यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। आप अभी अगला चुनाव होने दीजिए सर। आपने कहा ना कि कभी ऐसा होता है, इस बार हो सकता है कि बीजेपी को 68 सीटें मिल जाएं, तो भी आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात। दिल्ली तैयार हो गई है चलने के लिए मोदी के साथ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छी बातें हो गई। और अब तीनों को इकट्ठे मुझे लगता है जाना चाहिए, अब कुछ सुरीली बातें हो जाए। और वैसे भी देखिए, आज आप तीनों यहाँ पर हैं तो इसका क्रेडिट तो आपको इंडिया न्यूज को देना ही पड़ेगा कि आप तीनों को मिला दिया। आप खुद इस चीज को कह रहे हैं। हम तीनों फिल्म भी कर चुके हैं, गंगा जमुना तभी मैं कह रहा हूँ कि आज बस एक सुरीला जो है, इसको आप आज अंजाम तक पहुंचाइए, फिर तीनों मिलकर एक कुछ हो जाए आज। दिस इज द सम अप लास्ट। तो अच्छा, नहीं, हम लोग तो कर सकते हैं कि हम लोग जब तीनों मिल के गाते हैं ना जी, तो फिर हम लोग वो गाते हैं, एक हमारे यहाँ गीत है कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा हो, मोरे प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, गंगा रे जमुनावा के झगमग पनिया से, सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया, सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया, सूत गावे रे बटोहिया, सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पाती, सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पाती। अरे रोज रोज बोले कोयलर सांझ रे बिहनवा, रोज रोज बोले कोयल सांझ रे बिहनवा, आज इंडिया
इंडिया न्यूज के अंगनवा हो रामा, कोयल बड़ी पापी, सूतल सैया के जगावे हो रामा। बाहर इंडिया न्यूज, कोयल बड़ी पापी। बहुत ही Music को खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, भोजपुरी मुझे समझ नहीं आती है, पर मैं खो गई थी आप तीनों की आवाज में। शायद यही जादू होता है सुरों का कि भाषा का उससे कोई लेना देना नहीं यही होता है। जवाब है, हम वहीं जाएंगे जो पार्टी का शीर्ष नेता सुरीला होगा। लेकिन सर मुझे लगता है अभी भी ना बात नहीं बनी है, अभी थोड़े और सुर छेड़ने चाहिए। मुझे लगता है सुरमय हो जाना एक चाहिए फाइनल, माहौल। एक फाइनल एक फाइनल, हाँ, एक मेरी तरफ। मैं ये इसलिए गाया ना कि मेरा रवि भाई, हम लोग एक फिल्म किए थे, हम अमिताभ बच्चन, रवि जी, दिनेश लाल, ये हम लोग, तो हम लोग ये गाना गाते थे और ये गाना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो और सुर देखो, हम लोग तो ऐसा सुर लगाए हैं ना कि सब बेसुरे चित्त हो जाएंगे। आज लगा दीजिए, और कहेंगे तो टेबल भी थोड़ा पीछे कर। हर कर्म अपना करेंगे, सही बात है। हर कर्म अपना करेंगे। ये हम लोग के मेंटोर हैं रवि किशन जी, और हमेशा रहा हाँ। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और कुछ चाहिए? हाँ सर, देखिए मनोज जी, जिंदगी झंडवा। बस इसका और इंतजार था। केजरीवाल जी, सुन ल कान खोल के, तोहनी लोगन के आप पार्टी के मुंह अब हमेशा खातिर बंद बा और हो जाए, कि हमनी तीनों आवतानी हो प्रचार में। भोजपुरिया समाज पूरा दिल्ली हमनी के इंतजार कर रहा है। थैंक यू बिल्कुल सो समा मान दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यंग और सुरों से भरा ये सेशन था। आप हमारे तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी पहुंचे।